मैं पुष्यमित्र की जीवनी पढ़ रहा था। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि ये सब मिथिकल कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। पुष्यमित्र मगध में राज्य करते थे, वो पटना में राज्य करते थे। भारत की अपनी एक रचना थी। हमारे यहाँ राज्य होते थे, राजा होते थे, सम्राट होते थे। सम्राट अपने आप को देश की रक्षा करने वाला मानता था। तक्षशिला से कुछ लोग आकर उन्होंने बताया कि पूरे बॉर्डर के ऊपर बैक्ट्रियंस आ गए हैं। वो बैक्ट्रियन मूलतः यूनानी थे, उनका वर्चस्व हो गया और धीरे धीरे करके वो हिस्सा कल को अपने देश से कट सकता है। पुष्यमित्र ने उस कालखंड के अंदर, जब जाने के साधन नहीं थे, कनेक्टिविटी कम होती थी, उस पीरियड के अंदर उस बैक्ट्रियन से लड़ने के लिए, और उन्होंने कहा कि और बड़ी बात यह है कि उन बैक्ट्रियंस ने अपने आप को वहां के समाज के साथ थोड़ा लोगों को धोखा देने के लिए बुद्धिज्म वगैरह भी अपना लिया और उसके कारण से अपने बहुत सारे लोगों को भ्रम में फंसाकर अपना सपोर्टर भी बना लिया। पुष्यमित्र ने अपनी सेना भेजी, पूरे के पूरे उस बैक्टीरियन से उनको निर्मूल कर दिया। उन्होंने कहा देश की सीमाओं के ऊपर कभी विदेशी नहीं चाहिए, देश की सीमा के ऊपर देशभक्त समाज ही चाहिए। दैट वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ भारत बिफोर 2000 ईयर्स। ये 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज रोहिंग्यास की चर्चा होती है, सबको मालूम है रोहिंग्यास कौन है, हाफिज सईद से लिंक क्या उनके, कितने उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दैट इज एन इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट। अगर वो शरणार्थी थे तो बॉर्डर पे रहते ना। उन्होंने घुसपैठ की, 14,000 लोगों ने, उनका रजिस्ट्रेशन है यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास। लेकिन वो 14,000 कहां पर हैं? वो जम्मू में है, वो श्रीनगर में है, वो मेवात में है, वो हैदराबाद में है, वो केरल में है। उनको रास्ता किसने बताया? जम्मू का रूट किसने दिया? उनके आधार किसने बना दिए? उनको सारी सरकारी स्कीमों का लाभ कैसे मिल रहा है? यह ह्यूमन राइट का इशू है क्या? हमारे देश के अंदर अगर रोहिंग्या शरणार्थी था तो बॉर्डर पे रहता ना, वहां कैंप बनते, दुनिया में शरणार्थियों के कैंप होते हैं, शिविर होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन, कितना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन हो गया। मैं सारे देश की लगभग सब सीमाओं पर गया हूं, कोई सीमा ऐसी नहीं जिस पर मेरा जाना नहीं हुआ, और आखिरी कोने तक गया हूं। सारे देश की सीमाओं पर 4 बातें मुझे कॉमन मिली है। एक, सारे देश के बॉर्डर के ऊपर जनसंख्या का चरित्र बदल रहा है, चेंजिंग डेमोग्राफी एट ऑल द बॉर्डर्स। मैं कोस्टल कर्नाटक और केरल के अंदर गया, मुझे पता लगा मालदीवियन जमीन खरीद रहे हैं। मुझे किसी ने बताया ये इतनी बड़ी जमीन मालदीव के अंदर, दुनिया में वो जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, वाटर बढ़ रहा है, तो वहां एक चर्चा है कि मालदीव सबसे पहले डूबेगा। तो मालदीवियन भी जमीन खरीदने कहां आ रहे हैं? तो भारत ही आ रहे हैं। पूरे कोस्टल कर्नाटक के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने जमीनें खरीदी। सारे देश के अंदर बॉर्डर्स के ऊपर अराष्ट्रीय और अवैध गतिविधियां, एंटी नेशनल और इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग, काउ स्मगलिंग, ड्रग्स, स्मॉल आर्म्स, सारे उस क्षेत्र के अंदर लगभग अपराधियों का वर्चस्व दिखाई देता है। एक कॉमन बात है, पूरे बॉर्डर्स के ऊपर विकास की उपेक्षा है। सीमा पर रहने वाला समाज, आप किसी बॉर्डर पे चले जाइए, म्यांमार बॉर्डर पर जाएंगे तो म्यांमार का मोबाइल चलेगा, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जाएंगे तो पाकिस्तान का मोबाइल चल जाएगा, आप नेपाल के बॉर्डर पर जाएंगे तो नेपाल का चल जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। ना सड़क, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार। और इसी कारण से उस सारे क्षेत्र के अंदर देशभक्त समाज का पलायन। जब ऑप्शन ही नहीं है तो पलायन वहां से। सारे बॉर्डर के ऊपर ये 4 बातें आपको कॉमन मिलेंगी, चेंजिंग डेमोग्राफी, सारे बॉर्डर के ऊपर एंटी नेशनल गतिविधियों का, इलीगल एक्टिविटीज का बढ़ना, विकास की उपेक्षा और देशभक्त समाज का पलायन। कभी कभी एक विषय की चर्चा करते हुए डरते हैं, बड़े बड़े लोग भी डरते हैं, जनसंख्या का चरित्र। डेमोग्राफी बदलती है तो राष्ट्रों के भाग्य बदलते हैं। 21वीं शताब्दी में दुनिया में 3 देश बने हैं नए, लेटेस्ट 3 न्यू कंट्रीज, जिसको यूएन के अंदर मान्यता मिली है। तीनों देश दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में हैं, लेकिन तीनों की कहानी एक ही है। एक इंडोनेशिया से अलग होकर ईस्ट तिमोर बना, एक सर्बिया से अलग होकर कोसोवा बना, और तीसरा सूडान के 2 हिस्से होकर एक साउथ सूडान बना। अरेबियन मेजोरिटी का मुस्लिम कंट्री सूडान, उसके 2 हिस्से हो गए। क्यों? क्योंकि सदर्न सूडान जो है 60 साल के अंदर कन्वर्जन बढ़ते बढ़ते दैट बिकम ए क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया। इंडोनेशिया का एक हिस्सा ईस्ट तिमोर, उसमें 90% क्रिश्चियन हो गए, वो ईस्ट तिमोर अलग हो गया। अल्बानियन मूल के लोग कोसोवा के अंदर गए, वो लैंडलॉक एरिया, जो वहां पर केवल मात्र जो है वो कोयले की खदानों में काम करते के लिए गए थे। 1880 के अंदर उनका ग्रोथ रेट, वो सर्बियन मूल के लोग जो थे उनसे 3 गुना ज्यादा था, और 1930 तक आते आते उनका पॉपुलेशन 30% हो गया, और 1990 तक आते आते वो 75-80% क्रॉस कर गया। कोसोवा अलग देश बन गया।
ये तीनों देशों की एक ही कहानी है कि उस देश के रहने वाले जो मूल लोग थे वो माइनॉरिटी में चले गए, दूसरे लोग बढ़ गए। हम इस जनसंख्या के चरित्र के बारे में जागरूक है क्या? 1881 में भारत का पहला सेंसस हुआ था, वो अविभाजित भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब मिलाकर। भारतीय मूल के मतपंथ जो थे, इंडियन ओरिजिन के जो अपने रिलीजन्स थे, उनके मानने वालों की संख्या 80% थी। अगर आज 130 ईयर्स के बाद आप 2011 का सेंसस देखेंगे तो इस भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के एरिया के अंदर भारतीय के मूल के मतपंथ 64% हो गए, 16% कम नहीं हुए। 20% लोगों ने 80% को 16% कम किया। आप केवल यह नहीं कह सकते कि 80 से 64 पर आए, वो 20% ने वो 80% को 64 पे लाया, वो उसका इंपॉर्टेंट बात है। देश की आजादी के समय 89% भारतीय मूल मतपंथ के लोग थे, 11% भारतीय मतपंथों के नहीं थे। आज 2011 के सेंसस में 83% हो गए। 11% लोगों ने 89% को 6% कम कर दिया विद इन 60 ईयर्स। जनसंख्या का चरित्र बदलता है तो राष्ट्रों के भाग्य बदलते हैं। पिछले 100 साल में दुनिया के जितने देश बने हैं, बिगड़े हैं, उनका केवल एक कारण है, उस देश का जनसंख्या का चरित्र बदल गया। देश की